अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट के इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर में वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम सईद फजल अब्बास। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, नेमली मनी, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटर्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इन 5 कंपोनेंट्स में इस कोर्स से रिलेटेड जिस चीज़ में हम इंटरेस्टेड हैं दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट्स को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल मार्केट्स होती क्या हैं? फाइनेंशियल मार्केट इज़ एनी place or any platform which provide necessary tools to conduct financial transactions। ठीक है, अब ये फिजिकल प्लेस भी हो सकती है लाइक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, ब्रांच ऑफ अ बैंक, इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिस। सो इस तरह की फिजिकल प्लेसेस भी हो सकती है या ये वर्चुअल प्लेस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जब आप मोबाइल फ़ोन पे अपने बैंक की ऐप को यूज़ करते हैं और मोबाइल को यूज़ करते हुए आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करते हैं, तो आपका वो मोबाइल फ़ोन जो है, वो ऐप जो है, वो आपकी फाइनेंशियल मार्केट के तौर पे सर्व कर रही होती है। ठीक है, सो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो फिजिकल और वर्चुअल दोनों फॉर्म में हो सकती है। सो फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर कैटेगरीज की बात करें तो हम उनको दो बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मार्केट लेवल की बेसिस के ऊपर, प्राइमरी मार्केट्स एंड सेकेंडरी मार्केट्स में। ठीक है, प्राइमरी मार्केट्स इसमें वो मार्केट्स हैं जहां पे फर्स्ट टाइम इंस्ट्रूमेंट्स जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सेल के लिए ऑफर किए जाते हैं बाय द इशूअर। ठीक है, सो बल्क ट्रांजैक्शंस यहाँ पे होती हैं और इनको नॉर्मली आईपीओज हम बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जहाँ पे इशूअर जो है वो फॉर द फर्स्ट टाइम कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो मार्केट में लॉन्च करता है। देन उसके बाद उन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जो भी फर्दर ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर होती हैं कि जहाँ पे एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेल कर रहा होता है। सो रिमेंबर दैट सेकेंडरी मार्केट के अंदर कभी भी इशूअर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, इशूअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, सिर्फ इन्वेस्टर्स के दरमियान में वो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। नॉर्मली जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है, सिंगल ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम जो है वो प्राइमरी मार्केट्स के निस्बत बहुत छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है। देन अगेन अगर हम सिक्योरिटी टाइप्स की बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो सिक्योरिटी टाइप दैट मीन्स के किस किस्म का इंस्ट्रूमेंट एक मार्केट में डील किया जा रहा है उसकी बेसिस के ऊपर जब हम मार्केट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके अंदर मनी मार्केट्स आती हैं। मनी मार्केट्स वो मार्केट हैं जहाँ पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डील किया जाता है, उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। नाउ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच हैव मैच्योरिटी ऑफ मैक्सिमम 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर और लेस मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इस मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं। प्राइमरी जो पर्पस ये मनी मार्केट सर्व करती है वो फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स की लिक्विडिटी को मेंटेन करने में ये हेल्प आउट करती है। जहां कहीं किसी फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट को अपनी लिक्विडिटी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग के जरिए अपनी उस लिक्विडिटी को मेंटेन कर रहा होता है। दैट मीन्स कि जिनके पास हायर लिक्विडिटी है, हायर देन रिक्वायर्ड, वो अपने एक्स्ट्रा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेल कर रहे होते हैं और वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय कर रहे होते हैं, क्योंकि जब वो बाय करेंगे तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी भी उनके पास मेंटेन रहेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको वो किसी भी टाइम सेल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो आइडल फंड्स हैं वो उनके पास आइडल नहीं रहेंगे, बल्कि उनके पास कुछ ना कुछ वो उसके ऊपर अर्न कर रहे होंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मदद से। इसी तरह जिनकी लिक्विडिटी लो है
उनके पास जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं वो उनको मनी मार्केट्स के अंदर सेल करते हैं और उससे कैश जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। सो ये मनी मार्केट जो है तमाम पार्टिसिपेंट को अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करने में, लिक्विडिटी को मेंटेन करने में हेल्प आउट करती है। देन कम्स कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट बेसिकली वो मार्केट है जहां पे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं। नाउ लॉन्ग टर्म आर दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अब वो मोर देन 1 ईयर 3 साल भी हो सकती है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 20 साल, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सिक्योरिटी। सो कैपिटल मार्केट एज द नेम सजेस्ट ये हेल्प आउट करती है फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट्स को कैपिटल रेज करने के लिए, कि जहां कहीं किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को, किसी प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल रेज करना है तो उसके लिए ये मार्केट नेसेसरी जो टूल्स हैं वो प्रोवाइड करती है। अब कैपिटल मार्केट को हम 3 सब क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट एंड हाइब्रिड मार्केट। इक्विटी मार्केट जो है ये कैपिटल मार्केट का वो पार्ट है जहां पे इक्विटी बेस्ड या ओनरशिप बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बाय एंड सेल किए जाते हैं, ठीक है। आपको पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्मली। जो इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि जिनको जब आप बाय करते हैं तो बाय करने के बाद आपका राइट होता है, ओनरशिप राइट होता है। लाइक शेयर्स की बात करते हैं, कॉमन शेयर्स की बात करते हैं, तो जब आप कॉमन शेयर किसी भी कंपनी का, से आप पैकेजेस लिमिटेड का कॉमन स्टॉक बाय करते हैं और आपने 1 मिलियन के अगर वो कॉमन स्टॉक्स बाय किए हैं तो 1 मिलियन के इक्विवेलेंट पैकेजेस के जो एसेट्स हैं उनके ऊपर आपका ओनरशिप का राइट है, यू आर द ओनर, ठीक है। ऑन द अदर एंड देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपको ओनरशिप राइट नहीं देते बल्कि आपको क्रेडिटर का राइट देते हैं, ठीक है। लाइक बॉन्ड्स, जब आप बॉन्ड बाय करते हैं तो बेसिकली बॉन्ड के थ्रू आप किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन दे रहे होते हैं। सो जितनी अमाउंट का आपने जितनी अमाउंट के आपने बॉन्ड बाय किए हैं बेसिकली आप उतनी अमाउंट के लिए उस कंपनी के क्रेडिटर हैं। यू डोंट हैव एन ओनरशिप राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी but you have a right to claim those assets as a creditor in the event of default, ठीक है। so debt market के अंदर debt instrument trade होते हैं, bonds, ठीक है। then hybrid market, कुछ सिक्योरिटीज ऐसी हैं जिनके अंदर दोनों किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, यानी कि वो आपको ओनरशिप राइट भी देती है एट द सेम टाइम आपको वो बेनिफिट्स भी देती है जो क्रेडिटर्स के पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स आपको ओनरशिप राइट भी देती है, लाइक अ कॉमन स्टॉक, कॉमन शेयर्स की तरह आपको ओनरशिप राइट भी मिलता है। बट जो बेनिफिट कॉमन स्टॉक होल्डर के पास नहीं होता और वो ये कि अगर कंपनी को लॉस होगा तो उसको डिविडेंड पे आउट नहीं किया जाएगा और उसको जो क्लेम, या अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है या कंपनी बंद होती है तो उसको जो मिलेगा वो सारे क्रेडिटर्स का क्लेम्स को सेटिस्फाई करने के बाद जो कुछ बचेगा वो ओनर्स के अंदर डिवाइड होना है। ऑन द अदर हैंड प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर इवन इफ की कंपनी को लॉस भी होता है तो आपका जो डिविडेंड कंपनी उस साल पे नहीं भी कर पाती वो आपका एक्यूमुलेट हो जाता है और नेक्स्ट ईयर जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी तो पहले आपके प्रीवियस ईयर का डिविडेंड भी पे करेगी, करंट ईयर का भी पे करेगी, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो डिविडेंड कॉमन शेयर होल्डर को जाता है। सो प्रेफरेंस शेयर वाले के पास दोनों तरह के बेनिफिट्स वो एंजॉय कर रहा है। He is a shareholder, so he is an owner of the company as well. But at the same time, the dividend is guaranteed. ठीक है कि डिविडेंड उसको मिलना ही मिलना है, ठीक है। चाहे इस साल नहीं मिल सका तो नेक्स्ट टेन्योर में मिल जाएगा, उससे नेक्स्ट टेन्योर में मिल जाएगा, बट अल्टीमेटली कंपनी इज बाउंड टू पे दैट डिविडेंड, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर कंपनी लिक्विडिफाई होती है, सेल होती है, तो क्रेडिटर्स के बाद जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो उसको मिलेगी, कॉमन स्टॉक होल्डर से पहले
उसको उसका राइट होगा उन एसेट्स को क्लेम करने का। सो कैपिटल बेसिकली ये तीन जो सब क्लासेस बताई हैं, नॉर्मली कैपिटल मार्केट के अंदर इनकी कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो रही थी, एक ही जगह पे तीनों किस्म की सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही होती हैं, बट चूंकि हम मार्केट क्लासिफिकेशन सिक्योरिटी टाइप की बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, इसलिए हम कैपिटल मार्केट को इन तीन कैटेगरीज के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। अदरवाइज एक ही जगह पे सबसे जो कॉमन एग्जांपल है कैपिटल मार्केट की, दैट इज योर स्टॉक एक्सचेंज। सो स्टॉक एक्सचेंज में एक ही ब्रोकर जो है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में भी डील कर रहा होगा, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स में भी। देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन इन द ऑपरेशंस ऑफ द मार्केट। वो एक कैपिटल मार्केट एक ही मार्केट के तौर पे एक्ट करेगी। देन नेक्स्ट आता है वो जो हमारा कोर कोर्स है, दैट इज एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट चेंज करते हैं, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट चेंज करते हैं, ट्रेड करते हैं। इस मार्केट को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। देन इसी से रिलेटेड डेरिवेटिव मार्केट होती है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो अपनी वैल्यू को किसी और इंस्ट्रूमेंट्स की बेसिस के ऊपर डिराइव करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की अपनी कोई हैसियत नहीं है, बल्कि वो जिस बेस करेंसी की बेसिस पे बनाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर है, तो यूएस डॉलर का आज का जो भी रेट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट उसकी बेसिस के ऊपर निकलेगा। अगर डॉलर का रेट आज 180 है तो लेट्स से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का रेट 181 रुपए है, ठीक है। अगर डॉलर का रेट 190 पे चला जाएगा तो वो शायद 190.5 पे चला जाएगा। सो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी अपनी वैल्यू कुछ नहीं होती, उसकी वैल्यू डिराइव होती है ऑन द बेसिस ऑफ अ बेस इंस्ट्रूमेंट, जिसकी बेसिस के ऊपर वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। इसको हम थोड़ा डिटेल में जब डिस्कस करेंगे तब आपको इसकी क्लैरिटी आएगी। फॉर द टाइम बीइंग इसको सिर्फ इस तरह समझ लें कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अपनी वैल्यू किसी और इंस्ट्रूमेंट से डिराइव करता है, उन इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग जहां पे होती है उसको डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव मार्केट गोज हैंड टू हैंड, ठीक है। जिस तरह कैपिटल मार्केट के तीन सब कैटेगरीज है, इनकी कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती, इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट की कोई खास डिस्टिंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ठीक है। एक ही ब्रोकर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में भी ट्रेड कर रहा होगा और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी, बिकॉज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट आर मोस्टली बीइंग ट्रेडेड इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, सो वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का ही पार्ट बन जाते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज बात करें, दैट इज आवर कोर डिस्कशन, जो हमारा कोर टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज, उसकी बात करें तो जैसे कि मैंने पहले डिफाइन किया, दैट इज ट्रेडिंग ऑफ वन करेंसी अगेंस्ट एन अदर करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इसको अभी मैं थोड़ा और इलेबोरेट करता हूं। जिस रेट के ऊपर वो करेंसीज आपस में एक्सचेंज हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पाक रुपी और यूएस डॉलर की, आपको किसी भी पर्पस के लिए यूएस डॉलर बाय करने हैं। लेट्स सपोज जी आप एफसी कॉलेज में आपका कोई भाई बहन पढ़ रहा है या आप खुद पढ़ रहे हैं, आपने एफसी कॉलेज में फीस पे करनी है ना, एफसी कॉलेज जो है वो फी डिमांड करता है पाउंड्स के अंदर, पाउंड स्टर्लिंग के अंदर, दैट इज ब्रिटिश करेंसी जो है, ब्रिटेन की जो करेंसी है, ठीक है। सो पाउंड स्टर्लिंग अगर आपको बाय करने हैं पाक रुपीज के अगेंस्ट, देन देयर विल बी एन ऑफिशियल रेट, ऑफिशियली डिफाइंड, जो कि हर मुल्क का सेंट्रल बैंक इंटरनेशनल मार्केट के डायनामिक्स के अकॉर्डिंगली रेट डिक्लेयर करता है और मार्केट वो रेट उसको डिफाइन करती है। उस रेट के ऊपर आपको कन्वर्जन रेट बताया जा रहा होगा कि एक पाउंड जो है वो लेट सपोज 160 या 162 रुपए का एक पाउंड है, ठीक है। वो रेट जो है उस रेट को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। दैट मीन्स कि 162 रुपए का एक पाउंड, 1 पाउंड इक्वल टू
162 रुपीज। ठीक है, ये मैं ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ इस वक्त सिर्फ आपको समझाने के लिए। एनी हाउ, सो दिस conversion rate, that is 162 currency notes of Pak rupees, are equivalent of 1 currency note of pound sterling। ये रेट जो है इसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म में इसको फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज को शॉर्ट करके फॉरेक्स रेट या एफएक्स रेट बोला जाता है। ठीक है, और इस रेट के ऊपर जब आप पाक रुपीस दे के पाउंड स्टर्लिंग बाय करेंगे तो इस ट्रांजैक्शन को बेसिकली हम फॉरेन एक्सचेंज का नाम दे रहे हैं। ठीक है, जिन प्लेसेस के ऊपर जाके आप ये ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स, डेजिग्नेटेड बैंक ब्रांचेस हैं जहां पे आप फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओपन मार्केट के अंदर मनी एक्सचेंजर्स हैं जिनके साथ जाके आप फॉरेन करेंसी बाय एंड सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज मौजूद हैं कि जिनको यूटिलाइज करते हुए आप फॉरेन करेंसी को बाय सेल कर सकते हैं। ये तमाम जो प्लेसेस हैं या तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फॉरेन करेंसी को बाय और सेल करने की एबिलिटी देता है, उनको हम फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स उन प्लेसेस को बोलते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज, अब नॉर्मली हमारे जहन में फॉरेन एक्सचेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही आता है कि जी डॉलर्स की बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, पाउंड बाय सेल करना है, दैट्स इट। ठीक है, बट जो फॉरेक्स मार्केट की ट्रांजैक्शन है उनके अंदर सिर्फ करेंसी नोट्स, फॉरेन करेंसी नोट्स की बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व नहीं होती, बल्कि फॉरेन करेंसी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बाइंग एंड सेलिंग भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इन्वेस्टर हैं पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, आप चाहते हैं कि जो बॉन्ड्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर सेल हो रहे हैं वो आप उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो जब आप बॉन्ड्स खरीदेंगे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के, ठीक है, किसी भी इंटरमीडियरी के थ्रू, किसी भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के थ्रू आप जब बाइंग करेंगे उनकी, तो वो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की ट्रांजैक्शन होगी ना। यहाँ पे आप डॉलर्स बाय नहीं कर रहे, बल्कि आप डॉलर के अंदर डिनोमिनेटेड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय कर रहे हैं, बॉन्ड्स बाय कर रहे हैं। ठीक है, सो ट्रांजैक्शन जो है फॉरेक्स मार्केट की वो सिर्फ लिमिटेड नहीं होती करेंसी नोट्स तक, बल्कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, इन द सेंस सिंपलेस्ट वर्ड के अंदर, जब भी आपकी होम करेंसी किसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट या दूसरी करेंसी के अंदर डिनोमिनेटेड किसी एसेट के साथ ट्रेड की जा रही होगी, वो ट्रांजैक्शन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हिस्सा होगी। तो फॉरेन एक्सचेंज को हमने कहा कि थोड़ा और डिफाइन करते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यूएस डॉलर अगर बाय कर रहे हैं पाक रुपीस के अगेंस्ट, पाक रुपीस बाय कर रहे हैं यूएस डॉलर के अगेंस्ट, आप यूएई दिरहम जो है वो बाय कर रहे हैं, आप रियाल बाय कर रहे हैं, आप चाइनीज युआन बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये तमाम ट्रांजैक्शन जो हैं जहां पे आप अपनी होम करेंसी के अगेंस्ट किसी दूसरी करेंसी नोट को या किसी दूसरी करेंसी के इंस्ट्रूमेंट को बाय सेल कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन आपकी फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं कि क्यों आपको जरूरत हो सकती है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कंडक्ट करने की। इसमें से कॉमन चीज जो हम शायद आज के दौर में अक्सर फेस करते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की ट्रांजैक्शन है। अली एक्सप्रेस पे हम अक्सर कोई चीज अली एक्सप्रेस से ऑर्डर करते हैं, ईबे से, अमेज़न से हम ऑर्डर करते हैं, तो हमें पता भी नहीं होता, ऑल्दो कि ये सारी वेबसाइट्स हमें जो प्राइसेस कोट कर रही होती हैं वो हमारी होम करेंसी में कर रही होती हैं, पाक रुपीस में। लेकिन जब हम अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो डॉलर्स में कन्वर्ट होगी और डॉलर्स के अंदर उनको पेमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि डॉलर जो है वो एक इंटरनेशनल करेंसी है, यूनिवर्सल करेंसी है, जिसके अंदर सारी ट्रांजैक्शन जो हैं वो कंडक्ट की जाती हैं। या इसी तरह आप गूगल प्ले स्टोर पे या आईट्यून स्टोर के ऊपर
कोई चीज बाय करते हैं, कोई ऐप बाय करते हैं या इन ऐप परचेजेस करते हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं उसके अंदर कोई आप चीज बाय कर रहे हैं, तो वो बाइंग एंड सेलिंग जो होती है वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के जरिए होती है, क्योंकि वो करेंसी वो कंपनीज आपको बेसिकली यूएस डॉलर के अंदर डेबिट कर रही होती हैं, आपके अमाउंट पाक रुपी में कन्वर्ट करती है, लेकिन बैंक अपने रेट के मुताबिक ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट करके यूएस डॉलर में उतने इक्विवेलेंट पाक रुपीज जो है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है। So now we talk about the structure of foreign exchange market. Remember, मैं अभी यहाँ पे डिटेल्स के अंदर इन चीजों को डिस्कस नहीं कर रहा, जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, ओवरव्यू दे रहा हूँ ओवरऑल। इसके बाद वन बाय वन हम इन सारे जो मार्केट सेगमेंट्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। सो फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट के दो लार्ज सेगमेंट्स हैं, दैट इज रिटेल एंड होलसेल मार्केट। ठीक है, होलसेल मार्केट से नॉर्मली एक इंडिविजुअल का कभी भी कंसर्न नहीं आता, वो इंटरबैंक मार्केट और दूसरी जो कंपनीज हैं जो कि ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करती हैं, मनी एक्सचेंज को सपोर्ट करती हैं, उन कंपनीज के अंदर डीलिंग हो रही होती है। बेसिकली इन कंपनीज की जो डीलिंग होती है वो इंश्योर कर रही होती है जो हमारा प्राइस मेकर्स हैं, दे आर द प्राइस मेकर्स, इनकी जो ट्रांजैक्शन है वो बेसिकली हमें प्राइस डिटरमिन करके दे रही होती है कि कितने पाक रुपी का एक यूएस डॉलर होगा। ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी है तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने प्राइस मैकेनिज्म पढ़ा होगा। ठीक है, मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम के नाम से टॉपिक, बड़ा कॉमन टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को मीट करते हैं एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट पे जाके आपकी जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, वो डिटरमिन होती है। इसी तरह जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं उनकी भी डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस के ऊपर होलसेल मार्केट जो है वो उसकी प्राइस डिटरमिन करती है। ठीक है, कोई इंडिविजुअल नहीं इसको डिक्लेयर करता, ये नहीं कि यूएस ट्रेजरी बैंक जो है वो कह दे जी कि इतना होगा, या पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक कह दे जी कि एक यूएस डॉलर के हम इतने पाक रुपीस देंगे, ऐसा नहीं होता। ये मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई की जो डिटरमिन कर रही होती है। ठीक है, और वो प्राइसेस जो हैं रिटेल की ट्रांजैक्शंस के अंदर जो इंडिविजुअल बायर एंड सेलर होते हैं वो उन ट्रांजैक्शन, उन प्राइसेस के ऊपर ट्रांजैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो रिटेल से हमारा ज्यादा कंसर्न रहेगा इस पूरे कोर्स के अंदर। होलसेल को हम बड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे यहाँ पे। रिटेल की बात करें तो रिटेल के अंदर तीन सब कैटेगरीज आती हैं। स्पॉट मार्केट आती है कि जिसके अंदर ऑन द स्पॉट, स्पॉट मार्केट उसको बोलते ही हैं इसलिए ऑन द स्पॉट जो बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, कि अभी आपको डॉलर परचेज करना है, आप पाक रुपये ऑफर करके आप डॉलर बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किस रेट के ऊपर होगा, वो स्पॉट मार्केट के मैकेनिज्म उसको डिटरमिन करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको फौरी डॉलर की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज इंपोर्ट की है, एज अ बिजनेसमैन आपने इंपोर्ट की है कोई चीज, और इंपोर्ट आपने जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर शिपमेंट होने में और सारे प्रोसीजर पूरे होने में 3-4 माह लगेंगे, और 3-4 माह के बाद वो आपकी शिपमेंट आप तक पहुंचेगी। सो आपको डॉलर पे करने हैं 3-4 माह के बाद, मगर डॉलर का रेट आज शायद कुछ और है, 3-4 माह के बाद कुछ और होगा, तो आप एडवांस में डॉलर बाय कर लेते हैं आज के रेट के ऊपर। ठीक है, सो ये फ्यूचर ट्रांजैक्शन जो है, फॉरवर्ड, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। सो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन जो है दैट इज पार्ट ऑफ डेरिवेटिव सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, देन इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले बॉन्ड्स को बाय करना चाहता है, उनको सेल करना चाहता है, तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो बॉन्ड्स एंड स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, दिस इज बेसिकली
इक्विवेलेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये फॉरेन एक्सचेंज कैपिटल मार्केट है, ठीक है। ये फॉरेन एक्सचेंज काइंड ऑफ मनी मार्केट है, ठीक है। और ये डेरिवेटिव सिक्योरिटीज हैं, ये एक यूनिक फीचर है, इसको मैं दूसरी किसी कैटेगरी के साथ नहीं मिला सकता। सो आई होप कि ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग, थॉरो अंडरस्टैंडिंग दे रही होगी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पार्ट्स क्या हैं, ठीक है। ओके, जब हम फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो भी डीलिंग होती है वो करेंसी कोड्स के थ्रू होती है, ठीक है। कोई भी पूरा नाम नहीं लेगा, यूएस डॉलर, पाकिस्तान रुपी, इंडियन रुपी, कोई भी पूरा नाम नहीं लेगा, ठीक है। वो स्टैंडर्डाइज कोड होते हैं, 3 सिलेबल कोड होते हैं, स्टैंडर्डाइज 3 सिलेबल कोड होते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल एजेंसी है स्विफ्ट, उसकी तरफ से डिसाइडेड, उसकी तरफ से गिवन जो कोड्स हैं वो यूज किए जाते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर। फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर के लिए यूएसडी यूज किया जाता है, जापानीज येन के लिए जेपीवाई, यूरो के लिए यूआर, पाक रुपी के लिए पीकेआर, इंडियन रुपी के लिए आईएनआर। सो इस तरह स्टैंडर्डाइज कोड हैं जो कि स्विफ्ट ने जारी किए हुए हैं तमाम दुनिया की करेंसीज के अंदर। यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है, आप इस लिंक को फॉलो करेंगे तो वो जो लिस्ट है करेंसी कोड्स की तमाम कंट्रीज की वो ओपन हो जाएगी, आप वहां पे देख सकते हैं किसी भी करेंसी का कोड क्या है, ठीक है। अच्छा, जो मेजर करेंसीज हैं लाइक यूएस डॉलर हो गया, जापानीज येन हो गया, जीबीपी, यूरो, ठीक है, ये 4 मेजर करेंसीज कहलाती हैं दुनिया में, ठीक है। ये 4 मेजर करेंसीज जो हैं इनके स्पेसिफिक स्पेशल जो हैं वो कोड्स भी हैं, ठीक है, स्पेशल करैक्टर कोड है। लाइक ये यूएस डॉलर का कोड है, ठीक है, जो कि बहुत कॉमनली हमें पता है, दैट इज पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड जो है पाउंड स्टर्लिंग उसका कोड है। तो ये करैक्टर्स भी यूज किए जाते हैं, बट जब आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के अंदर तो उसके अंदर ये कोड भी कम ही यूज किए जाते हैं, मोस्टली वो जो स्टैंडर्डाइज स्विफ्ट के कोड हैं उन्हीं को यूज किया जाता है। नाउ ड्यूरिंग दिस कोर्स कुछ सर्टेन अरिथमेटिक कैलकुलेशंस होंगी जो कि हम फेस करेंगे। ब्रीफली मैंने यहाँ पे उनको लिखा हुआ है, परसेंटेज आ जाएगी उसके अंदर, इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना, एक स्पेशल चीज जो इसके अंदर आती है वो ईयर डे कन्वेंशन होती है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर इंटरनेशनली हिस्टोरिकली बहुत लंबे अरसे से ये कन्वेंशन चली आ रही है कि जितनी भी कैलकुलेशन की जाती हैं वो 30 डेज एंड 360 डेज ऑफ अ ईयर की बेसिस पे की जाती हैं। यानी कि आपका मंथ चाहे 28 डेज का है चाहे 31 डेज का है, कैलकुलेशन के लिए उसको 30 डेज ही रखा जाएगा, ठीक है। इसी तरह ईयर जो है वो एक्चुअल ईयर 365 डेज का होता है, ठीक है, लेकिन जो कैलकुलेशंस पर्पसेस है उनके लिए 360 डेज लिए जाते हैं, ठीक है। सो जब आप किसी लोकल मार्केट के गिवन रेट को एज एन इन्वेस्टर डिटरमिन करना चाह रहे होते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो आपको वो 365, रिमेंबर लोकल मार्केट के अंदर जो कैलकुलेशन चल रही है वो 365 डेज के अकॉर्डिंगली चल रही है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो भी चल रही है। जब आप इंटरनेशनल मार्केट से उठ के उसमें इन्वेस्ट करने जाएंगे तो वो कैलकुलेशन 360 डेज की यूज करेंगे, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस 365 डेज की कैलकुलेशन को 360 डेज के ऊपर, तो ये कन्वर्जन जो है उसकी कैलकुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। देन प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन होगी, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिलेगा, इस तरह की कैलकुलेशन जो हैं वो हम ओवर द टाइम ओवर द कोर्स
हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कोर्स का। आई होप के ऑल थिंग्स आर क्लियर। वन थिंग आई वुड लाइक टू एम्फसाइज हियर, ये जो स्लाइड्स मैं आपको शेयर करूंगा, इन स्लाइड्स के अंदर मैंने नोट्स दिए हुए हैं। अगर आप व्यू के अंदर जाके नोट्स पेज के ऊपर जाएंगे तो जहां कहीं चीजों को इलेबोरेट करने की जरूरत थी, मैंने वो नोट्स की फॉर्म में इनको इलेबोरेट किया हुआ है। ठीक है, सो आप इसको पढ़ते हुए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। And if there are any question, please post them in WhatsApp groups or send me through your CR। ठीक है, I would welcome your questions। इसके अलावा हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसका रिटेल पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, और हम स्टार्ट करेंगे स्पॉट मार्केट से कि स्पॉट मार्केट क्या होती है, इसके मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।